नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो वैसे सबसे बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट का। कितनी बसें फर्जी थी, कितनी सही साबित हुई। लेकिन आप अमूमन वही 16 मई से चलने वाला ड्रामा ही चला। उसमें एक नया ट्विस्ट आया कि कांग्रेस पार्टी की अपनी विधायिका अदिति सिंह जी, जिन्होंने पंजाब के होनहार विधायक से अपनी शादी रचाया है, उनका बयान अब आजकल एंटी कांग्रेस ही चल रहा है। उन्होंने इसके पहले भी कई मुद्दों पर कांग्रेस के विरोध में बोल चुकी हैं, इसलिए उनके बात का कोई बहुत महत्व नहीं है। मयंक मधुर मुझे दिख रहे हैं। मयंक, मैं अपनी बात रख लूं, उसके बाद आपको आमंत्रित करता हूं। आपका कैमरा दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। आज मैं अपनी 2 लाइनें बात रख लूं, उसके बाद आपको आमंत्रित करूंगा। मित्रों, एक और चीज आज बड़ा हंगामेदार हुआ है। वो हंगामा हुआ कला क्षेत्र की सबसे महान शख्सियत श्रीमती मालिनी अवस्थी जी पर। एक ऐसे आदमी ने कीचड़ उछाला जिसको कोई नहीं जानता, और उसने एक ऐसी शख्सियत पर कीचड़ उछाला जिसको पूरी दुनिया जानती है। हम सब मालिनी अवस्थी के नाम से जानते हैं। मित्रों, मालिनी अवस्थी कला क्षेत्र में बड़ा नाम है। उनको पद्मश्री मिला है, सरकार की दूसरी तीसरी सर्वोच्च पुरस्कार है। और इतनी हल्की बात का मतलब इल्जाम लगाया गया, वो उस तरह से समझिए कि मैं आज रतन टाटा जी से कहूं कि जी टाटा जी, आप अपना जरा बैंक बैलेंस चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल उसी स्तर का दोनों आदमी में मेल है कि मैं टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी को कहूं कि जरा अपना बैंक बैलेंस चेक कर लीजिएगा। उस हल्के दर्जे के इंसान ने बहुत बड़े कलाकार पर एक लाछन लगाया है, जिसका पति IAS अफसर है, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम अफसरों में से एक है। मालिनी अवस्थी स्वयं भी कलाकार है, देश दुनिया में उनका सम्मान है। स्टेज शो अगर वो पैसे पर करे तो लाखों लाख रुपया पर वो कार्यक्रम कर सकती हैं। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाती हैं, मतलब उनका कोई मुकाबला नहीं है। मित्रों, आज इसी पर मुझे समझ आया कि कला क्षेत्र के लोग, मालिनी अवस्थी जी पर अगर प्रश्न उठाया जा सकता है, तो जो कला क्षेत्र के और लोग हैं, जो कलाकार हैं, उनकी समस्या क्या होगा, उनकी स्थिति क्या होगी। आज का विषय यही है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री हो, नृत्य का हो, संगीत कला अकादमी हो, या जिस तरह के भी कलाकार के क्षेत्र के लोग हैं, उनमें आप अमिताभ बच्चन को पिक्चर में देखते हैं नाचते गाते, अजय कुमार, अक्षय कुमार। एक अमिताभ बच्चन को 3 घंटे तक आपके सामने रखने में 300 लोगों की रोज का मेहनत लगता है, जिसको कोई नहीं देखता, जिसको कोई नहीं जानता। मेरे साथ मयंक मधुर है। मयंक इंडस्ट्री के में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी संबंध है उनका, और मुझसे ज्यादा सिनेमा की जानकारी मयंक के पास है। तो मैं चाहता हूं, आप सब लोग उनको कुंदन सिंह के नाम से भी जानता है, कुंदन, मयंक मधुर, कुंदन, कई मतलब कलाकार आदमी है ये भी। तो मैं चाहता हूं कि मयंक मधुर इस विषय पर रोशनी डालें, क्योंकि मुझसे ज्यादा समझ मयंक के पास है। तो मैं मयंक जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया आप आए और अपनी बात रखें। मयंक का कैमरा अब नहीं दिख रहा, पहले दिख रहा था, लेकिन मेरे साथ परांजल सिंह दिख रहा है। आप भी मुंबई डिस्ट्रिक्ट का है। परांजल भाई से मैं चाहूंगा कि कृपया आप आइए और इस विषय पर रखिए। परांजल भाई, आज का समस्या है कलाकार। तो परांजल मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट राइटर है, और मुंबई में इनका मैं समझ रहा हूँ कि परांजल भाई से ज्यादा। हाँ, परांजल भाई आ गए। परांजल भाई नमस्कार। जरा भैया प्रणाम प्रणाम। परांजल भाई, आज का मुद्दा है आप लोगों का। आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में है, मुंबई को मुझसे ज्यादा समझते हैं, सिनेमा की क्या समस्या है। हम तो अमिताभ बच्चन को स्क्रीन पर देखते हैं, हमें नहीं पता कि अमिताभ जी को स्क्रीन पर लाने में कितने लोगों की योगदान है। अमिताभ बच्चन तो लाखों करोड़ रुपया लेते हैं और कमा कर, ठीक है, बस उन लोगों की जिनकी दिहाड़ी मजदूरों से भी बुरी हाल है, उस विषय पर कृपया रोशनी डालें। आप मुझसे ज्यादा बढ़िया बोल सकते हैं। मित्रों, अगला आवाज परांजल जी का। भैया सभी को प्रणाम, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोगों को प्रणाम। और स्थिति जो है, आप दिहाड़ी मजदूर जो है, आप देखते हैं पर्दे पे यदि 10 कलाकार आपको अगर सिनेमा में दिखते हैं, तो 10 आर्टिस्ट के पीछे कम से कम जो है 1000 से 1500 लोग होते हैं। 1000 से 1500 लोग। और फिल्म इंडस्ट्री में 90% क्या 100% लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं। इवन आपके अमिताभ बच्चन भी दिहाड़ी मजदूर हैं। एक फिक्स रकम जिसको दी जाती हो कि आपको 2 महीने बिल्कुल। काम करना है,
2 महीने का आप 1 करोड़ रुपया लीजिए, चाहे 1,000 लीजिए, चाहे 1 लाख लीजिए, या 50,000 रुपया लीजिए, तो सब दिहाड़ी मजदूरी है। आर्टिस्ट के साथ ये है कि जो बड़ा आर्टिस्ट है जिसको हम पर्दे पे देखते हैं, उसकी कमाई इतनी है कि वो 5 साल 10 साल बैठ के खा सकता है, उसको एडवर्टीजमेंट से तमाम जगह से पैसे मिलते हैं। लेकिन दिहाड़ी मजदूर जो लोग प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, जो कि शूटिंग पे शूट में किसी को खाना पहुंचा रहे हैं, किसी का कपड़ा प्रेस करके पहुंचा रहे हैं, तमाम काम है, बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, कोई खाना बनवा रहा है, कोई कोई प्रोडक्शन की यूनिट में एक एक जो डायरेक्टर होता है, उस डायरेक्टर के अंडर में 4 एडी होते हैं, 4 एडी 4 असिस्टेंट डायरेक्टर। किसी का काम प्रोडक्शन है, मतलब कि गाड़ी किसको मिली, किसको होटल की बुकिंग मिली कि नहीं, कमरा मिला कि नहीं, किसको वैनिटी वैन देना है, किसको क्या देना है, उस तरीके से कौन स्क्रिप्ट तैयार करवा रहा है, कौन ड्रेस तैयार करवा रहा है, कौन सेट तैयार करवा रहा है, लोकेशन पे कौन है। ये आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इनमें आप देखेंगे कि पूरी इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि कम से कम 10 लाख तो लोग होंगे ही ऐसे दिहाड़ी आर्टिस्ट। आपके जो सीरियल में भी हैं, जो सीरियल में भी आर्टिस्ट जो कि आप देख रहे हैं अच्छे अच्छे रोल में आते हैं, उनकी भी पेमेंट एपिसोड के हिसाब से होती है, 8,000 10,000 रुपये पर एपिसोड होती है, किसी की 20,000 रुपये एपिसोड है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बड़ा आर्टिस्ट है तो 40,000 रुपये एपिसोड होती है। तो अभी इसमें स्थिति बहुत खराब है और आने वाले समय में अभी साल भर तक खराब रहेगी। कारण कि कोई भी जो फिल्में बन के रेडी हो गई थी फ्लोर पे, जिनको मार्च में अप्रैल में रिलीज होना था, सबका रिलीज पोस्टपोन्ड हो गया। और अब कोई भी फिल्म जो है सिनेमा में रिलीज नहीं होगी, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज होंगे, क्योंकि सिनेमा में प्रिकॉशनरी अभी तो आप देख लीजिए दिसंबर तक सिनेमा हॉल नहीं खुलना है। हम सिर्फ अगर मुंबई की बात कर ले, मेट्रो शहरों की बात कर ले, तो मेट्रोज में ज़्यादा इन्फेक्शन है, संक्रमित लोग ज़्यादा है। मेट्रोज के आपके मॉल और सिनेमा हॉल थिएटर ये आई थिंक नवंबर दिसंबर तक नहीं खुल पाएंगे। तो दिसंबर तक फिल्में थिएटर में रिलीज अगर नहीं होती हैं, तो जो पिक्चर जिनका प्रमोशन हो चुका है, अगर पिक्चर बनती है भैया, पिक्चर में 2 पार्ट होते हैं, प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन। पिक्चर जो बनती है पूरी, बनाने में यदि 5 करोड़ रुपया खर्च होता है, तो उसको रिलीज करने में, उसके प्रमोशन में, रिलीज करने में, नेशनल रिलीज करने में, 1,000 थिएटर रिलीज करने में 5 करोड़ रुपये और खर्च होता है, जस्ट डबल। तो दुगना आप समझिए कि वो पूरा बजट जो ऑलरेडी खर्च हो चुका था मार्च अप्रैल में रिलीज करने का, अब वो उसको रोक नहीं सकते। उनकी मजबूरी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, तमाम है, हॉटस्टार है, इन सब पे उनको रिलीज करना। अभी ये बीच में खबर आई थी कि कोई पिक्चर अमिताभ बच्चन की है, उनकी रिलीज होने वाली है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो काफी सिनेमा हॉल वालों ने बड़ा, और उसका थोड़ा इंडस्ट्री में ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि निर्माता के लिए पिक्चर को होल्ड करके रखने का मतलब एक तरीके से, अगर रिलीज अगर 3 महीने में होना है, 3 महीने में अगर आप नहीं रिलीज करते तो एक तरीके से सिनेमा डब्बा बंद हो जाता है। डब्बा बंद का मोहर लगने का मतलब फिर कब रिलीज होगा उसका कोई माई बाप नहीं है। तो बड़ा से बड़ा निर्माता इस चीज को झेलने की शक्ति नहीं रखता है, तो डिजिटल पे रिलीज होगा। और अभी क्या है, जो दिहाड़ी मजदूर है इंडस्ट्री के अंदर में, एज ए आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट और आपके प्रोडक्शन से जुड़े हुए लोग जो हैं, टेक्नीशियन हैं, ये सब लोग हैं, ये पूरी टीम के लिए बहुत बड़ा संकट है। क्योंकि अभी 6 महीने लॉकडाउन खोलने के बाद भी 6 महीने तक जिनकी छोटी स्टोरी होगी, जिनके 20-25 लोगों से शूटिंग हो जाएगी, उनका तो काम चल जाएगा। लेकिन जो बड़ा बैनर साइन करके रखे, जिनकी 25-50 करोड़ के फिल्म, जिसमें 100 150 200 लोग एक एक दिन शूटिंग पे होते हैं, तो उनकी तो शूटिंग भी नहीं हो पाएगी, वो सिनेमा भी साल 2 साल आगे जाएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इनका मंथली खर्चा, ये बच्चे जो है अंधेरी में रहते हैं, चाहे एक्टर हैं, एक्ट्रेस है, मॉडल है, सीरियल वाले हैं, टेक्नीशियन है, ये आपको मैक्सिमम अंधेरी में, अंधेरी पूरा हब है सिनेमा का और सीरियल का। तो ये आप समझिए कि इनका 25,000 30,000 रुपये महीने का खर्च है, और अब इनको 6 महीने तक काम नहीं मिलेगा, कैसे रहेंगे यहाँ। बहुत बड़ी मजबूरी है जी प्रांजलि, आपने अपना बात रखा, मुझे बहुत 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 खुशी हुई। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है प्रांजल भाई, आपको धन्यवाद। और लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। प्रांजल भाई को नमस्कार, बने रहेगा और हाँ लिख करके बताते रहेगा, मार्गदर्शन देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मित्रों, आप थे श्री प्रांजल सिंह, आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट राइटर हैं। और मैं चाहता हूँ कि मयंक आवे और अपनी बात रखें, क्योंकि मयंक मुझसे बढ़िया समझा सकते हैं, क्योंकि मयंक फिल्म इंडस्ट्री से सीधा सीधा इनका संपर्क है।
तो जिस तरह से प्रांजल जी स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम करते हैं, उस तरह से मयंक मधुर भी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो मैं मयंक जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप अपनी बात रखें। जब तक मयंक का कैमरा, मेरे ख्याल से अभी तक मयंक जी को सूचना हो गई होगी कि मैं उनको कैमरे पर आमंत्रित किया हूँ, तब तक मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मित्रों, ऐसा है, सब लोग जो सड़कों पर मजदूर चल रहा है उसको देख रहे हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, जो नहीं दिख रहा वो नहीं बिक। आप पूरी दुनिया में देखेंगे कि जिसकी समस्या दिख रही है ना, उसी की समस्या पर बात हो रहा है। जिसकी समस्या नहीं दिख रही है उसको कोई चर्चा करने वाला नहीं है। अपने यहाँ कहा जाता है ना कि बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती। मतलब ये अपने यहाँ कहा गया है कि जब तक बच्चा रो। मयंक के कैमरे पे मेरे ख्याल से कुछ समस्या, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। मयंक भाई, मैंने आपको कैमरे पे में कोई तकनीकी परेशानी आ रही है, शायद उनको थोड़े बहुत हो रहा है। जब तक तकनीक दूर हो जाएगा तब तक मैं अपनी बात रख रहा हूँ। उसमें होता क्या है कि अपने यहाँ कहा गया ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। ये अब इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है कि अगर आपका बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाएगी। मित्रों, हमने ये ठाना है कि सबका समस्या, और मुंबई में फिल्म में गाना है ना कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, तो वो उसका थोड़ा सा शब्द में हेर फेर है कि जिसका कोई नहीं उसका तो मैं हूं यारो, और सबका समस्या सबको बताऊंगा यारो। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई और फिल्म इंडस्ट्री हो, उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं। इसका मुझे थॉट कहां से आया। मयंक भाई का कैमरा नहीं काम कर रहा है, मयंक भाई ने अपने आप को हटा लिया। मित्रों, एक बिहार के पत्रकार है श्री अनूप नारायण सिंह जी, छपरा जिला का रहने वाला है। अभी अभी बिहार के हैंडसम में उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, रनर अप में उनका नंबर आया है, वो रनर अप बने हैं हैंडसम में। अनूप नारायण सिंह ने एक स्टोरी पोस्ट किया था फेसबुक पर। वो स्टोरी थी मयंक, हाँ अब मयंक जी आ गए हैं। अब मयंक को लगता है कि उनको मयंक अपनी बात रखें, उसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। क्योंकि जब तक वो कैमरा का जुड़ाव होता है ना, तब तक आवाजें साफ नहीं सुनाई देती है। पता ना आप लोगों को सुनाई देते हैं क्योंकि जब तक कैमरा पर आदमी एडिंग होता है ना, तो उसकी आवाज में कुछ परेशानी आती है। कोई ना कोई, मयंक का कैमरा तो ऐड हो गया है क्योंकि अगला कैमरा लिया नहीं जा रहा। मयंक, आपका कैमरा ऐड हो गया है, कृपया बोलना चालू करें। आप देखें ना, आपको अपना फोटो दिख रहा होगा। मयंक जी को कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही है, शायद कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही होगी या क्या है। मैं 2 मिनट इंतजार करूंगा ताकि मयंक जी से संपर्क बन जावे और मयंक का मयंक जी का जब तक संपर्क नहीं बन रहा है तब तक मयंक भाई, आपको कैमरे पर आने में लग रहा है कि कोई तकनीकी समस्या आपके सामने आ रहा है, आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। कोई ना कोई समस्या आपके तरफ से है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तकनीक का नया नया खेल है, रोज रोज समझ में नहीं आती है। लेकिन एनीवे, अगर नहीं होगा तो मैं अपनी बात रखूंगा, 1 मिनट और इंतजार करूंगा। अगर मयंक भाई की बात आ गई तो ठीक बात है, नहीं तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा। क्योंकि जब तक मयंक का कैमरा जुड़ेगा नहीं ना, थोड़ा सा वो आवाज में परेशानी होती है, आप लोगों को थोड़ी आवाज में समस्या आती होगी। हाँ अमित, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। जब तक लोगों के प्रश्नों का जवाब दे दूं, अगर मयंक का कैमरा नहीं होगा मैं आगे बोलूंगा।
अमित भाई को नमस्कार। हाँ प्रांजल भाई, अमित ने आप पर प्रणाम बोला है। दीपक ज्योति जी को नमस्कार। अच्छा, कनेक्शन फेल हो गया। एनीवे माइक का कनेक्शन हो गया। एनीवे मित्रों, ये मैं और अनूप नारायण सिंह जी, अनूप नारायण सिंह जी ने एक अपना या फेसबुक पर पोस्ट डाला था। उन्होंने वो समस्या बताया था कि उनका जो गोपालगंज, सिवान, छपरा ये है, वहाँ पर ना बैंड पार्टी होती है। बैंड पार्टियों का एक जैसा होता है, शादी ब्याह के काम में उन लोगों का बड़ा मांग होता है। लेकिन लॉकडाउन के वजह से वो सब शादियां बंद हो गई, तो उन लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति आ गई। जो लोग अपने जलवे दिखा करके, ठुमके दिखा करके लोगों को दीवाना दीवानी बनाते थे, उन लोगों के सामने रोटी की लाले पड़ गए, वो भूखमरी के कगार पर आ गए। और अनूप नारायण सिंह जी ने वो एक पोस्ट डाला था कि वो सब खेतों में काम करने को मजबूर हो गए, खेत की कटाई कर रहे हैं, जो कि मजदूर वर्ग के लोग करते हैं। ये आमतौर पर कलाकार करते नहीं है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अपने गाँव नहीं जा सकते, और जिनके यहाँ रह रहे हैं उनको खुद की खाने के लाले हैं, क्योंकि वो भी तो नाच गाना में बजा करके पैसा कमा कर खिलाते हैं। तो बेचारे 2-4-10 दिन 5 दिन जो लोग खिला सके, कुछ समाज सेवियों ने खिलाया। लेकिन यहाँ तो अपने माँ बाप को लोग पूरे जीवन नहीं खिला पाते, तो दूसरे नाच गाने वाले को क्या खिलाएंगे। तो वो लोग खेत में काम करते हुए देखे गए थे और बड़ी दयनीय स्थिति थी। मुझे यहीं से ख्याल आया कि इनके समस्याओं पर भी चर्चा होनी चाहिए। मित्रों, हमारी सरकारें, कांग्रेस पार्टी आज हजारों बस भेज रही है उत्तर प्रदेश सरकार को राजनीति करने के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार उस बसों में नुक्स निकाल रही है अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए। लेकिन जिस मुंबई शहर में आज सबसे बड़ा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार है, लेकिन उसमें एक बार भी कांग्रेस के किसी आदमी ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले कलाकारों के समस्याओं पर कोई बात नहीं रखा कि भाई अमिताभ बच्चन तो करोड़ों में लेते हैं, वो तो 2-4-10-50 साल खा लेंगे। लेकिन अमिताभ बच्चन को पर्दे पर दिखाने में जो ये 50-100 लोग जो उनके साथ काम करते हैं, कोई लाइट उठाता है, कोई कैमरा ठीक करता है, कोई मधुर ने लिखा है कि पता नहीं क्यों कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, मैं कोई दिक्कत नहीं है। आप समस्या लिख करके भी रख सकते हैं, मैं पढ़ करके बात करूंगा। आप समस्या रखें, क्योंकि आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर के लोग हैं, मुझसे ज़्यादा समस्याओं से रूबरू होते हैं। आपको पता है कि कौन से क्षेत्र में समस्या ज़्यादा आती है, कौन से क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने की आवश्यकता है और किस तरह की मदद दी जा सकती है। क्योंकि प्रांजल भाई, आप ये सब लोग हैं ना, वो इस चीज़ को नज़दीक से जानते हैं। मैं तो दूर से देखा हूँ, दूर की ढोल सुहावन होती है। हम तो पर्दे में लिपस्टिक लगे हीरोइन को देखते हैं, तो हमारे लिए तो वो ताम झाम, वो मेकअप किया हुआ चेहरा है। आप बिन मेकअप देखते हैं, तो आप उन समस्याओं से ज़्यादा रूबरू होते होंगे और आपको उसकी पहचान ज़्यादा होगी, आपको उसका अनुभव ज़्यादा होगा। इसलिए मैं प्रांजल भाई से और आपसे चाह रहा था कि आप लोग कैमरे पर आकर के बोलें। बात मैं प्रांजल भाई से कर रहा हूँ, मैं दोबारा भी उनको चाहूँगा कि कैमरे वाले प्रांजल भाई, आपकी बार आप ना, जो वहाँ निचले स्तर के लोग हैं, जो पानी पिलाते हैं, लाइट मैन है, जो लोग वो बैनों में नौकरी करते हैं, हम लोग समाचार में देखते हैं कि बैन में अंदर हीरो हीरोइन मेकअप कर रहे हैं, बाहर 4 आदमी खड़ा है, वो भी तो मजदूरी होता है। कुछ लोग लाइट वाइट सीधा करते हैं, मैं देखता हूँ वो बड़े बड़े शीशा जैसा कुछ होता है, उसको लेके जाते हैं, तकनीक में उसको क्या कहते हैं। इनके कुछ समस्याओं पर अगर आप रोशनी डाल सके तो मैं आपको कैमरे पर आमंत्रित करूंगा। कृपया लिखिए, तब आपको बुलाऊंगा। मित्रों, यही नहीं है, जैसे हम लोग समाज के लोग हैं, तो मैं देखता हूं कि ये कथक का नृत्य होता है, गीत संगीत कव्वाली का कार्यक्रम होता है, ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम होता है। हम लोग कई बार दिल्ली में ये कंस्टिट्यूशन क्लब और में जाते हैं, जहां पर कथक उथक का नाच होता है। उसमें देखते हैं कि कथक नृत्य में 50-100 लड़कियां होती हैं, वो कुछ कॉलेज की होती हैं, कुछ लोग पेशेवर नृत्यांगना होती हैं, उनके साथ ढोल बाजा मंजीरा वो सब बजाने वाले लोग होते हैं। लॉकडाउन में तो सब बंद है। तो जैसा कि प्रांजल भाई ने कहा कि अमिताभ बच्चन तो बड़ा मोटी फीस लेते हैं, तो अमिताभ बच्चन तो 2-4-5 साल आराम से खा लेंगे। लेकिन अमिताभ बच्चन के घर के बाहर जो आदमी खड़ा रहता है कि जब अमिताभ जी आएंगे तो वो लोगों को बाहर हटो 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 कहेगा, वो बेचारा तो उसकी ड्यूटी हट गई, क्योंकि अमिताभ बच्चन घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। तो जो घर के बाहर उनके सुरक्षा में तैनात जो लोग रहते हैं वो तो जॉबलेस हो गए।
सुरक्षा में नहीं, मैं तो हम लोग तो दिल्ली उल्ली में कभी कोई शूटिंग वूटिंग देख लेते हैं, मैं देखता हूँ वो वाकी टाकी लेके 15-20 कान में कुछ लगाए रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते उलते रहते कहते, मतलब वो भी कुछ होंगे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या है। वो बेचारे सब लोगों की तो रोजी रोटी इस टाइम बंद है। जैसा कि प्रांजल भाई ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्रीज में सब लोग दिहाड़ी को मिल रहा है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। अमिताभ बच्चन भी दिहाड़ी के है, उनको अलग बात है कि करोड़ों में मिल रहा है। तो इस वजह से मैं बड़ा चिंतित हूँ उन लोगों के लिए जो लोग किसी भी रूप में लॉकडाउन से प्रभावित है, चाहे वो हमारा सड़क पर चलने वाला मजबूर मजदूर हो या सिनेमा में काम करने वाले कला क्षेत्र के लोग हों, क्योंकि मजबूरी तो उनके पास भी है जो कलाकार हैं। प्रांजल भाई ने लिखा है, मैं चाहता हूँ कि पढ़ दूँ। पहले अमित ने लिखा है कि जिन लोगों की सरकारी नौकरी नहीं है उनको बहुत दिक्कत है, कोई भी व्यवसाय। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक है। लॉकडाउन में हर आदमी के एक दिन मुद्दा उठाया जाएगा। आज मुद्दा कलाकारों पर है। प्रांजल भाई ने लिखा है कि शादी विवाह से जुड़े कैटरिंग, शादी के मंडप, स्टेज, गाना बजाना, डीजे, तमाम लोग खाने की बिना स्थिति बेहाल है, सभी की बुरी स्थिति है, कुछ कहने को है नहीं भैया, क्या कहना। प्रांजल भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए हम लोग जो अपने आप को सामाजिक आदमी कहते हैं, मनुष्य बेसिकली सामाजिक प्राणी होता है। मनुष्य जब तक दूसरे मनुष्य से बात नहीं करेगा, दूसरे मनुष्य के दुख तकलीफ को सहेगा नहीं, या तो उसके तकलीफ दे करके मजे लेगा या उसके तकलीफ दे करके तकलीफ में आएगा। मनुष्य की दो ही प्रवृत्ति होती है। कुछ लोग होते हैं कि दूसरे को तकलीफ दे करके मजा लेते हैं कि चलो अच्छा हुआ उसको तकलीफ हो रहा है, वो भी मनुष्य है। और कुछ लोग दूसरे के तकलीफ से, तो मनुष्य जो है ना वो उसको दूसरे से मतलब होता है। और समाज में रहने वाले लोगों का ये कोई जरूर नहीं है कि जो वो पार्लियामेंट में मेंबर पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेटिव असेंबली में हो या कोई मंत्री संतरी हो या कोई राष्ट्रपति राज्यपाल हो, ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी तो किसी सदन के सदस्य नहीं थे, किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे। उनसे बड़ा समाज सुधारक राजनीतिक कौन होगा? लोकनायक जयप्रकाश नारायण मेरे गांव के बगल के थे, वो तो कभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, वो तो कहीं का नहीं है, कहा किया जाए। लेकिन उन्होंने जितना बड़ा समाज सुधार किया उतना तो कोई कर ही नहीं सकता। विवेकानंद जी कहाँ किसी लोकसभा के सदस्य थे, स्वामी जी कहाँ किसी के सदस्य थे। मतलब आपको लोगों की समस्या उठाने के लिए, लोगों की समस्या से रूबरू दुनिया को कराने के लिए कोई जरूर नहीं है कि आप संसद में और विधानसभा में हो। आप बाहर रह करके मुझ जैसे लोगों के सामने अलग जगा करके भी लोगों को समस्याओं से अवगत करा सकते हैं, रूबरू करा सकते हैं। चूँकि कला क्षेत्र भी एक समाज का ही अंग है और उनके पास में समस्या है। प्रियंका जी को मैं सादर अनुरोध करूंगा कि प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश में जो आपने बस भेजा है उसमें से कुछ बसें उन कला क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दीजिए जो सिनेमा की शूटिंग ना होने के वजह से जॉबलेस हो गए हैं। जैसा कि प्रांजल बता रहे थे कि अब दिसंबर तक सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं होगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो कम से कम बिल्कुल नहीं होगा। करोड़ों की बजट होती है फिल्मों की, तो अगर सिनेमा रिलीज नहीं होगा तो सिनेमा बनेगा भी नहीं, और सिनेमा बनेगा नहीं तो उन लोगों का क्या हाल होगा जो मुंबई में रह रहे हैं। प्रांजल भाई कह रहे थे कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री बांद्रा उंद्रा के आसपास रहता है, मैं भी मुंबई गया हूँ। कहा जाता है कि मुंबई में रहना और घर ले लेना एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा उपलब्धि है। आप किराए पर भी रह रहे हैं तो वहाँ किराया बहुत ज़्यादा है। लॉकडाउन है तो आप एक दिन बिना भोजन करा सकते हैं। घर में तो आप रहेंगे ना तो घर का तो किराया चल रहा है, घर का खर्चा तो चल रहा है। तो जो लोग डेली वेजेज मजदूर हैं तो उनको रोज़ कमाना, रोज़ खाना है। अगर उनके पास पैसा नहीं आएगा तो कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे। यही स्थितियों में लोग गलत कदमों के तरफ उठाने की सोचते हैं, गलत राहों पर जाते हैं या मजबूरी उनसे गलत करवा देती है। हम समाज में रहने वाले लोग, कोई भी समाज किसी भी बात पर मजबूर ना हो, इस बात के लिए पहले ही इसकी चर्चा करनी चाहिए, सरकारों के सामने इसको रखना चाहिए। वही हम कर रहे हैं कि जो मजदूर है वो रोड पर जा रहे हैं तो एनजीओ वाला भी उसको कुछ ना कुछ दे के फोटो खिंचवा रहा है, नेता लोग भी 2-4 लोगों को शहीद दे करके फोटो खिंचवा रहा है। उनके नाम पर राजनीति है, चूंकि वो वोट बैंक है तो कांग्रेस पार्टी बस दे रही है, सपा उस पर राजनीति कर रही है, बसपा उस पर बयान दे रही है, जोगी जी उसको डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, चूंकि वो मजदूर वोट बैंक है दुनिया भर में। लेकिन कला क्षेत्र के रहने वाले कलाकार वोट बैंक नहीं है, इसलिए कला क्षेत्र के समस्याओं को कोई राजनीतिक दल नहीं उठाया। किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी नेता से, चाहे वो मुंबई में रहने वाला कोई भी राजनीतिक दल हो, उनमें से किसी ने नहीं कहा कि कला क्षेत्र के कलाकारों की भी कोई समस्या है, उस पर भी चर्चा की जाए, उसको भी हम एड्रेस करेंगे। लेकिन हम हैं ना एड्रेस करने के लिए, चाहे वो जो हो। प्रांजल भाई ने लिखा है, मैं चाहता हूँ कि उसको दोबारा पढ़ूँ। प्रांजल भाई चूंकि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के हैं और उनका अनुभव है।
प्रांजल भाई लिख रहे हैं कि सिनेमा जगत में जो टेक्निकल हैं उनकी मजबूरी ज़्यादा बुरी है, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से अपना स्थान बनाए हैं। किसी न किसी प्रोडक्शन हाउस से जुड़ करके अब काम बंद हो गए तो क्या करें, वो गांव जा करके खेती भी नहीं कर सकते हैं। अगर गांव जाके खेती भी करेंगे प्रांजल भाई तो गांव जाएंगे कैसे? मुंबई से तो आवागमन का रास्ता बंद है। बस देने की राजनीति तो वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए मजदूरों के लिए है, उनके लिए है कहाँ जो करा जाए। धर्मेंद्र मेरे भाई हैं, धर्मेंद्र लिख रहे हैं कि भैया जी सादर प्रणाम, आपकी बात सुन करके बहुत अच्छा लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। मुझे बड़ी खुशी है कि भैया लगातार पार्लियामेंट के 5 साल तक विजिटर रहने के बाद भी आपको अगर मुझसे कुछ सीखने को मिल रहा है तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, मेरा शुभारंभ साथ है। मुन्नू वैसे मतलब दुर्गेश सिंह है आप, दुर्गेश भी मेरे छोटे भाई हैं, और दुर्गेश कह रहे हैं कि देख कर बड़ा दुख हुआ, सारे प्राइम टाइम से मजदूर गायब हो गए। प्राइम टाइम से मजदूरों को गायब करने की साजिश हुई दुर्गेश, इस पर मैं तुम्हें बता दूं असल में क्या हुआ कि हर जगह मजदूर 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 हुआ। प्रियंका गांधी जो कूदी बस लेकर के, वो बहुत बड़ा साजिश है। दुनिया को लगा होगा कि प्रियंका गांधी माइलेज लेने के लिए कूदी, असल में प्रियंका गांधी आई इस बात के लिए थे कि वो सब प्रियंका उस पर हो जाए। वो जो कांग्रेस का एक चतुर स्तर का आदमी ने जो मालनीय अवस्थित पर ट्वीट किया, वो जानबूझ के किया ट्वीट है। ये सब देखो दुर्गेश, ये सब तुम भी राजनीतिक आदमी हो, ये राजनीतिक खेल है। कल प्रियंका जी के बस पर हो गया कि बस लेंगे नहीं लेंगे, बस फर्जी है, खराब है, फिटनेस अनफिटनेस है, मजदूर की समस्या गायब होगी, बस समस्या हो गया सारे समाचार चैनल पर। जी न्यूज पर तो सिर्फ कोरोना है, लोग उसको कोरोना महामारी कह रहे नहीं कर रहे, उस पर आ रहा है। दूसरा अब हुआ कि भाई प्रियंका गांधी और बस का समस्या कितना दिन चलेगा, तो क्या हुआ कि बड़े साजिश के तहत बड़े तरीके से एक ट्वीट करवा दिया गया एक बहुत निचले स्तर के कलाकार से, एक निचले स्तर के आदमी से, ताकि उससे और बढ़े। मालिनी जी ने कही दिया है कि मैं केस करने जा रही हूं तुम्हारे ऊपर, तुम ये लो। अब मालिनी अवस्थी और वो मामला चलेगा, जब तक मालिनी अवस्थी केस वेस करेंगे तब तक एक तीसरा ट्वीट आ जाएगा। मतलब साजिश देखो दुर्गेश, ये बहुत मतलब ये बहुत ज्यादा बहुत जल्दी समझने वाली चीज नहीं है। राजनीतिक लोग जो है ना, वो अगर उनकी बातें समझ में आ जाए तो फिर राह ही कहाँ जाएगा मेरे भाई। राजनीतिक लोग बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है उनकी बातें, वो बहुत ही मैं क्या कहूँ, ओपन प्लेटफार्म है, इसमें बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। हम संस्कारी लोग हैं, शब्दों की मर्यादा है, संस्कार है, परिवार की प्रतिष्ठा साथ में जुड़ी हुई है। कोई ये ना कहे कि कल से अचानक कसवा बोल रहा है तो हल्का ही बोलेगा, ये भाव नहीं लगाना चाहते, इसलिए हम कह रहे हैं। शारदा सिंह मऊ, अच्छा मऊ के रहने वाले हैं जी, सादर प्रणाम शारदा जी, या कुछ और लिख रहे हैं? मैं तो मऊ मतलब मेरे बलिया का बगल वाला जिला मऊ समझ रहा हूँ। अगर आप मऊ के हैं तो नमस्कार, या कुछ और लिखना चाहते हैं तो बताइए कृपया। श्रीकांत ने लिखा है, श्रीकांत भाई को नमस्कार। श्रीकांत जी ने लिखा है कि मजदूर अभी भी पैदल चल रहे हैं पर राजनीतिक अभी भी जारी है। धन है राजनीतिक और राजनीतिक। श्रीकांत भाई, मजदूर पैदल चल रहे हैं, इसीलिए प्रियंका जी ने 1000 बस देने का संगूफा छोड़ा था। उनको खूब बढ़िया से पता था कि अच्छा, बबुरा से आदित्य कुमार सिंह राजपूत जी, बबुरा से आप हैं तो मेरे लिए तो बड़ा आदरणीय है भाई। उम्र के हिसाब से तो मेरा शुभाशीर्वाद आपके लिए है, लेकिन पूरा गांव बबुरा मेरे लिए आदरणीय है। आपको भी आदर और प्यार दोनों। आदित्य कुमार राजपूत, बबुरा के पूरे बबुरा गांव को जो बड़े हैं मुझसे उनको प्रणाम, और आप जैसे उम्र के लोगों को मेरा शुभाशीर्वाद। बबुरा मेरे लिए प्रिय है, प्यारा है, आदरणीय है। तो प्रियंका जी को खूब बढ़िया से लग रहा था कि मैं 1000 बस नई लीलैंड के शोरूम से अगर मैं भेजूंगी ना तब भी जोगी जी उसको नहीं लेंगे। खूब बढ़िया से बात प्रियंका जी को पता था कि टाटा के शोरूम से सीधा बस बच्चा सिंह का लड़का, अच्छा चलो बेटा, तो तुमको तो शुभ आशीर्वाद ही है, क्योंकि अगर बच्चा बाबू के बेटा हो तो मेरा तो आशीर्वाद तुम्हारे लिए है, शुभ आशीर्वाद। पढ़ाई लिखाई करो, फेसबुक लाइव को देखो, बड़ी बढ़िया बात है, लेकिन पढ़ो भी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और जब तक इसको अपने ग्रुप में शेयर करो इस वीडियो को, तब तक खाली टाइम में, ताकि मेरी बात तुम्हारे माध्यम से और लोगों तक पहुंचे, इस काम में लग जाओ जब तक मैं बोल रहा हूं। यही हमारे तरफ से आशीर्वाद है और तुम्हारे तरफ से प्रणाम है। तो अगर प्रियंका जी टाटा के शोरूम से, लीलैंड के शोरूम से
या BMW के शोरूम से, मर्सिडीज के शोरूम से, वोल्वो के शोरूम से, ये जो बसें हमारे देश में चलती हैं, डायरेक्ट शोरूम से भी अगर लखनऊ के योगी जी के कालिदास मार्ग वाले गेट पर खड़ा कर देती ना, तब भी योगी जी बसों को नहीं लेते। ये प्रियंका जी भी जानती थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि अच्छा बुरा खराब बसें खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि उनका एक भी बस लेना योगी जी को राजनीतिक बेबस कर देता। इसीलिए वो एक बड़ा मतलब बहुत ही, हाउ आर यू जी, एकदम फाइन जी, चंद्रकला जी आइए ना कैमरा पर, क्योंकि सिनेमा की एक बहुत बड़ी कलाकार हैं आप कला क्षेत्र में। चंद्रकला जी, कला क्षेत्र में क्या समस्या है? आप तो पार्श्व गायकी करते हैं, स्टेज शो करती हैं, आज का मुद्दा आप ही लोगों को समर्पित है। ये तो बीच में लोग मजदूर से भटका दिए मेरे को। चंद्रकला जी, अगर आप कैमरे पर आकर बोलना चाहें तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और अगर कैमरे पर नहीं आना चाहे, क्योंकि आप लोग सेलिब्रिटी लोग हैं, और गायक वाले लोगों को मैं बार बार देखा हूँ। एक बार राधापुर वाले कार्यक्रम में हमें मिली थी, मतलब एक सामाजिक कार्यक्रम में, तो एक आदमी ने कहा गाओ, तो बड़ा नाराज हो गई, बोली यार कलाकार का मतलब गाते रहेगा हमेशा माइक में लेकर के, मैं गायकी हूँ तो माइक में मिलूंगी। मनोज तिवारी ने एक अध्यापक को तो जो कहा वो तो पूरे टीवी ने देखा। मनोज तिवारी से एक बेचारी नोएडा के टीचर ने कह दिया कि एक गाना गाइए ना, अब मनोज तिवारी एकदम बिफर पड़े। तो चंद्रकला जी, आप बिफरे ना, तो मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आकर के अपनी बात रखें कैमरे पर। आप फेसबुक लाइव में आती हैं, बहुत बड़े स्टेज करते हैं, पार्श्व गायकी आपका मुंबई में है, तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की समस्याओं का मुझसे ज़्यादा ज्ञान आपके पास होगा। कैमरे पर आइए या मुझे लिख करके मार्गदर्शन दीजिए, मैं आपकी बातें रखना चाहूँगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कैमरे पर आकर बोलेंगी। तो आपने लिखा है हाउ आर यू जी, आई एम वेरी फाइन जी। उसके बाद आप बहुत बढ़िया बातें करते हैं जी, मेरा सौभाग्य है कि आपको मैं बढ़िया लगा। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप करीना कपूर को रोज़ देखती हैं, उनसे रोज़ मेल मुलाकात होती है। करीना कपूर के देखी हुई आंखों से अगर आप मुझको अच्छी कर रही हैं तो ये तो मेरे लिए गदगद होने वाली बात है। आपके इस हौसला अफजाई के लिए आपको सादर प्रणाम कर रहा हूँ। प्रांजल भाई, अब आप, मैं साधारण आदमी नहीं रहा। चंद्रकला जी करीना कपूर का फोटो लगा रहे थे, करीना कपूर से बड़ा संबंध है इनका, उनके परिवार का। अगर करीना कपूर की देखी हुई आंखों से मुझको देखा है तो मैं वाकई बहुत बढ़िया आदमी हूँ, मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है। वैसे चंद्रकला जी, मैं चाहूँगा कि आज मुझे ऑनलाइन लीजिए। मैं, अरे तो आइए ना कैमरा पर, आपको कैमरा पर आना पड़ता है, ऐसे नहीं आ सकते चंद्रकला जी। आपको, आप कैमरा का रिक्वेस्ट भेजेंगी तब होगा। मैं ब्रजेश कुमार यदुवंशी जी को सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। आप कैमरे पर आएंगे तब आप आ पाएंगी, दूसरा नहीं तो समस्या लिखिए, मैं आपकी बात रखूंगा। प्रांजल भाई ने लिखा है कि मजदूर है, अब मध्यवर्गीय परिवार पर प्रकोप बड़ा आने वाला है। आज एक मित्र मैसेज आया, बड़े अस्पताल में एरिया मैनेजर हैं, 2 महीने से घर बैठे हैं, 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, आगे नौकरी का क्या होगा पता नहीं है, समस्या भयावह है, अब गृह युद्ध वाला समय है, ये मध्यवर्गीय परिवार झेल नहीं पाएगा। प्रांजल भाई, इस देश में सरकार सिर्फ 2 आदमी के लिए है, अत्यंत उच्च वर्ग और अत्यंत निम्न वर्ग। बीच वाले वर्ग के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं, ना तो कोई सरकारी योजना हमारे लिए होती है, ना सरकार हमारे लिए होती है। और सबसे बड़ा समस्या ही मध्य वर्ग के लोगों का है। हमारे घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी है ना, वो किस्त पे है, हमारा जो घर है वो किस्त पे, हमारे हाथ में मोबाइल है, जिस हिसाब से बात करें वो किस्त पे, घर में टीवी है वो किस्त पे है, और हमारी बीवी भी किस्त पे है, रोज कुछ ना कुछ की फरमाइश करती रहती है, वो भी किस्त जारी है। मतलब हम टीवी से लेकर के बीवी के मांग को पूरा करने में परेशान है। बाहर हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, आप समझेंगे, कई लोग समझेंगे कि घर में टूकी टूकी रोटी, अब बाहर घूटी भर धोती। एक भोजपुरी का कहावत है, मतलब घर में भोजन नहीं, एक रोटी में टुकड़े टुकड़े करके लोग पानी पीते हैं, और बाहर घुटने के नीचे तो धोती लेकर के आराम से कलम मार के चलते हैं। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं भी, लोग मिलते कहते नहीं कोई दिक्कत है, समस्या का है, दिल्ली में 3 मंजिला मकान है, कोई किराए पर नहीं दूँ, अकेले रहता हूँ, गाड़ी खड़ी है और कोई दिक्कत नहीं है, रोज नहा धोआ करके आपके सामने बैठता ही हूँ, लेकिन मुझे अंदर मालूम है कि मेरी क्या समस्या है। तो मध्य वर्ग तो हमेशा से पिसता आ रहा है, क्योंकि सरकार अत्यंत उच्च वर्ग और अत्यंत निम्न वर्ग 2 ही आदमी के लिए, निम्न वर्ग के लिए फ्री में आटा चावल दाल बांट देगी, वो खुश है, और उच्च वर्ग का कर्जा माफ कर देगी, वो खुश है। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है कि बड़ा का कमाई बा भोचर के बाद गोइलो माझिल साझिल, मतलब बीच वाले लोगों का कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, तो सरकार रहा है। ईश्वर हम लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे, कोरोना की महामारी और प्रकोप से जल्दी से मुक्ति दे, और हम सब लोग अपने अपने काम पर जाए, ताकि जो आप कह रहे हैं ना महामारी लूटमारी तक ना आ जाए, उसे बता जाए। आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। मित्रों, आज का विषय था कला क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के समस्याओं पर, जिस पर पूरे 2 महीना होने को है।
किसी भी मैं राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल के नेता, सरकार के कोई प्रवक्ता या कोई अफसर के मुंह से नहीं सुना कि सरकार ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री या कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री या हमारे गांव के बैंड पार्टी जो होती है, फलाना बैंड जिसमें 10-20 लोग बैंड बजाते हैं, उसमें से 4-5 नर्तकियाँ होती है। आजकल कई डीजे ग्रुप हमारे यहाँ गांव में इस टाइम शाम को आवाज़ नहीं सुनाई देगा, एक डीजे उधर से बज रहे हैं, वो सब रियाज करते रहते हैं, उनका भी है। लेकिन चूंकि शादी ब्याह लॉकडाउन से बंद है, उनके सामने भूखमरी की स्थिति है, क्योंकि वो सब जब नाचते गाते थे, लोग उन पर रुपये उड़ाते थे, वही उनके खाने पीने का संसाधन होता था, वो सब बंद है। लेकिन एक भी राजनीतिक दल ने कोई कलाकारों के किसी समस्या को एड्रेस नहीं किया। मैं 2 महीने इंतजार किया, आज मैंने सोचा कि कलाकारों के समस्या पर जरूर अपनी बात रखी जाए। हमारा काम है लोगों के सामने अपनी बात रखना और आपके माध्यम से इस बात को सरकार तक पहुंचाना। अगर आप सहमत है, आपको लग रहा है कि कला क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी दिहाड़ी मजदूर के बराबर या उनसे ज़्यादा पीड़ित हैं, तो कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ताकि उन मजदूरों का भला हो। वो जो पैदल चलने वाले मजदूर हैं, उनसे ज़्यादा वो कला क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं। चंद्रकला जी ने लिखा है, मैं चाहता हूँ पढ़ो चंद्रकला जी की, यस मैं मैसेज छोड़ा है मजदूर कलाकारों के, यस मैंने मैसेज छोड़ा है। तो मैसेज पर मैं जाऊंगा तो मेरा वीडियो बंद हो जाएगा, मैसेंजर खोलूंगा तो लाइव बंद हो जाएगा, क्योंकि इसी मोबाइल में मैसेंजर है। मैं कोई आप लोगों जैसा बड़ा कैमरा वगैरह सेट लगा कर नहीं बोलता, मैं अपने मोबाइल से बोल रहा हूँ। इसी मोबाइल में व्हाट्सअप है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, सब इसी में है। तो एक बार में एक ही काम, एक बार में मैं फेसबुक के लाइव कर सकता हूँ। इस टाइम अगर कोई टेलीफोन आए तो बंद हो जाएगा, इसीलिए अभी टेलीफोन को मैं एरोप्लेन मोड पर किया हूँ कि कोई फ़ोन ना कर दे। तो मैसेज पर नहीं पढ़ सकता चंद्रकला जी, आप इसी पर लिखिए तभी आपकी बात पढ़ पाऊंगा। मैसेज बताऊंगा ये फेसबुक बंद हो जाएगा। प्रांजल भाई ने कहा कि एक जोक आया है कि मुंबई दिल्ली में अभी तक सुपरवाइजर और मैनेजर रहते हैं, आज गांव वापसी से पता चला कि सभी मजदूर रहते हैं। अभी तो ये भी पता चलेगा, आपका जोक नहीं है, मेरे गांव की हकीकत है, मैं नाम नहीं रखूंगा। हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो हम लोग थोड़ा सा गरीब लोग थे, तो मान लो बलिया छपरा पढ़ते थे। हमारे यहाँ के कुछ और उच्च धनरार थे, वो बनारस और इलाहाबाद पढ़ते थे। मतलब हमारे यहाँ के कई हमारे साथी बनारस और इलाहाबाद में पढ़ते थे। तो एक लड़का है, अभी गांव में दुकान किया हुआ है। क्या हुआ कि जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी ना, तब तक वो सब इलाहाबाद में पढ़ते थे। मनोज तिवारी भी हमारे बैच के हैं। मनोज तिवारी और हम लोग एक ही बैच के लोग हैं, और उनका तकदीर था, वो बेचारे एमपी हो गए, अध्यक्ष बन गए। तो वो समस्या मनोज तिवारी के सामने भी थी, क्योंकि जब भी गांव आते थे ना, तो लोग पूछते क्या कर लो, आ तब बनारस में पढ़ी ले, तैयारी करते नहीं कंपटीशन के। तो मनोज तिवारी तो कलाकार था, तो मनोज तिवारी ने उसी पर गाना लिखा कि एमए में लेकर एडमिशन कंपटीशन देता, बचा हुआ हमारा कंपटीशन देता। असल में मनोज तिवारी की खुद की अनुभव थी। जब वो गाँव आता था, तो बाबूजी लोग कहते थे कि बबू हमारी तैयारी करता, और जब ब्याह हो जाता था तो सब बक्सा उक्सा लेकर के घर आ जाते थे, तैयारी समाप्त हो जाती थी। हमारे गांव में भी एक बच्चा इलाहाबाद में पढ़ते थे, जब उसका ब्याह हो गया तो माथा पर झोरा बोरा लेके आया, हमारे बाबूजी मिल गए, बोला बाबू आईएएस हो गई, कहा हमारा मालूम रहा ब्याह हो गया बरकर रहा। तो वो है, वो जोक की बात नहीं है, ये सच्चाई भी है। दिल्ली में हम लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो बहुत बड़ा आदमी है। गाँव जाएंगे, खेती में काम करेंगे, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम असल में क्या कर रहे थे। चंद्रकला जी ने लिखा कि अच्छा से देखी है, मैं ISI पर छोड़ा है, ISI में, इसी पर छोड़ा है, इसी में। अच्छा इसमें मैं देख लेता हूँ क्या लिखा है, मैं इसी पर मैसेज छोड़ा है। आप ऊपर जाकर देखें, मैं अभी जाकर के देख रहा हूँ चंद्रकला जी, आपका मैसेज पढ़ूंगा। आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी को मैं सादर प्रणाम बोला। ओंकार जी लिख रहे कि भाई साहब नमस्कार, मगर सरकार बनाने में हाँ, सरकार बनाने में, सरकार को चंदा देने में और सरकार को चलाने में, सरकार को जो टैक्स से कलेक्शन होता है वो हमारे पैसे से होता है, हमारा पैसा लेती है। मतलब अब घर में नहीं होता, एक कमाऊ पुत होता है, एक उड़ाऊ पुत होता है। आप गांव के लोग हैं, एक आदमी है जिसका माँ बाप दोहन करता है, बबुआ हाँ यूरिया किने के बाद पैसा भेज दियो, बबुआ ट्रैक्टर के बड़का चकवा पंचर हो गई, बोनो तो नहीं खे, तूने पैसा भेज दियो। आ ट्रैक्टर से कमाई पूछ लोगे तो कहेगा लड़का बड़ा आवारा है, बाप से हिसाब ले रहा है। ये है गांव का हिसाब। तो हम लोग वही लोग हैं कि हमारे बाप का फोन आता है, बबुआ ट्रैक्टर के सर्विसिंग कराओ, वह पैसा भेज दियो। अगर मैं पूछ लूँ को ट्रैक्टर के जोताई से पैसा कितना है, बोला कि आवारा बेटा हो गया है। तो हम लोग वो लोग हैं जिनका फोन आता है कि
कटाई के टाइम में या बुढ़ाई जोताई बुआई के टाइम में पैसा लगेगा भेजो, फसल का पैसा मत लेना। तो हम लोग पैसा देने के लिए आए, फसल कटता है तो वो या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। चंद्रकला जी लगे कि मैं अभी ये आपको मैसेज किया है थोड़ा ऊपर। अच्छा, मैं एक्चुअली चंद्रकला जी को मैं मैसेज ऊपर जाकर पढ़ रहा हूँ कि चंद्रकला जी ने क्या लिखा है, क्योंकि चंद्रकला जी आप मुझे ऑनलाइन लीजिए। ऑनलाइन का तो चंद्रकला जी जब तक आप नहीं रिक्वेस्ट भेजेंगे आ नहीं सकता, वो तो मैं ही तो कह रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है तभी आप आ पाएंगी, नहीं तो नहीं आ पाएंगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो बोला है आपको, आप सरकारी और मजदूर कलाकारों के बारे में बात। अच्छा, आप सरकारी और मजदूर कलाकारों के बारे में बात। चंद्रकला जी, मैं सरकारी गैर सरकारी और आपका जो कहना है कि जो लोगों को, हाँ, मैं जो चंद्रकला जी कह रहे हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ। चंद्रकला जी का कहना है कि जब देश विदेश में कार्यक्रम होता है ना, महोत्सव, भारत महोत्सव, चीन में, जापान में, बाहर जो हमारा कला क्षेत्र के लोगों को लेकर के जाया जाता है, उसमें कई कलाकारों को सरकार पैसा देती है, जहाज में भर के जाते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं और वहाँ पर कला का प्रदर्शन करते हैं। या वो जो 26 जनवरी वगैरह पर हमारे इंडिया गेट पर जो परेड होता है, उसमें वो जो कलाकार लोग आते हैं, वो देश भर से चुन के आए हुए कलाकार होते हैं। उनको एक 26 जनवरी के दिन तो बड़ा तामझाम मिलता है, अटेंशन मिलता है। देश का राष्ट्रपति और विदेश के राष्ट्राध्यक्ष को इसी मेहमान के सामने अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। बट वो एक दिन और उसके पहले 1 महीना तक उनके रिहर्सल के टाइम तक उनका पूछ होता है। उसके बाद उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, उनको कोई पूछने वाला होता है। जो चंद्रकला जी बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जो भारत महोत्सव होता है या जो भारत की ट्रुप जाती है विदेशों में परफॉर्म करने के लिए, वो परफॉर्म जब तक करते हैं तब तक उनके पास पैसा आता है। अब चूंकि लॉकडाउन की वजह से दुनिया लाख है, तो ना तो वो देश में परफॉर्म कर पा रही है ना विदेश में परफॉर्म कर पा रही है, तो उनकी स्थिति क्या है। ये बिल्कुल ठीक कहा चंद्रकला जी आपने। आज का समस्या यही है। बड़े भाई निर्मल सिंह जी हैं, इन्होंने भी देश विदेश के कई कलाकारों को अपने कार्यक्रम में बुलाते रहते हैं। मैं उनको चाहूंगा कि आप निर्मल भैया आएँ और आ करके कला क्षेत्र से समस्या बोले। निर्मल भाई, अगर आप आदेश करें तो मैं आपको कैमरे पर लूंगा। आज का समस्या है, जो आप लोग दिल्ली में कार्यक्रम कराते हैं, कार्यक्रम के पहले जो आपके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जाता है, उन लोगों की समस्याओं पर आज का विषय था। क्योंकि मजदूर चूंकि वोट बैंक है, इसलिए कांग्रेस, भाजपा, सपा सब उसके मुद्दे को उठाती है, लेकिन कला क्षेत्र में रहने वाला आदमी वोट बैंक नहीं है, इसलिए उसका मुद्दा कोई नहीं उठाता। मेरा मुद्दा आज इसी पर था। आदरणीय निर्मल भाई, आपको पता है कि मैंने तो दुनिया की समस्या को अपना समस्या माना है, वो चाहे मेरे मतलब के हो या बेमतलब के हो। निर्मल भाई को मैं बुला रहा हूं, निर्मल भाई आएंगे अपनी समस्या कला के क्षेत्र में। सिंह जी को निजी अनुभव भी है। मैं चंद्रकला जी ने जो लिखा मैं, हाँ, निर्मल भैया नमस्कार। नमस्कार। वो हमारी मिसेज आज कह रही थी कि हम ही बोले क्या कुछ। अरे बाप रे बाप, उनको बुलाइए ना, मेरा सादर प्रणाम है, पहले उनको बुलाइए। आप उनको बुलाइए, कार्यक्रम उन्हीं के होगा आज, बुलाइए उनको पहले, बुलाइए। भाभी जी नमस्कार। क्या बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बुलाइए। आपका आवाज, हाँ, सादर प्रणाम। हेलो, सादर प्रणाम जी प्रणाम। लेकिन आपका चेहरा साफ मुझे तो दिख रहा, दुनिया को नहीं दिख रहा। चेहरा आपका इतना खूबसूरत है, आपका पूरा चेहरा दिखाइए। आप कैमरा अपने हाथ में ले लीजिए, इतना खिलखिलाता चेहरा दुनिया देखे आप। क्या हो, क्या कहते रे? कैमरा उनका दीजिए, खिलखिलाता चेहरा दुनिया देखे। आप कानून में हटाइए, कैमरा उनको दे दीजिए। कहलिए कि देखिए अब हम क्या बोले, उनका हम सुनते हैं और अच्छा लगता है। ना बोले, अरे वो हंस गई, यही मेरे लिए सौगात की बात है भैया। वही हमारे लिए काफी है। तो देखिए आप एक गंभीर विषय, अरे अब हो गया उनका अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से वो पढ़ी लिखी है, बड़े अफसर की बेटी है, बड़े अफसर की बहन है। पूरा ऐसे तो मुझ जैसा अनपढ़ आदमी बोल लेता है, तो उनके लिए तो क्या करना भाई। मुझ जैसा जिसके पास शिक्षा का ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं, वो बोल रहा है। तो उनके पिताजी अफसर थे, उनका भाई अफसर है। हम इस चर्चा करते रहते हैं आपकी बातों का, तो बोलेगी तब तो ये बहुत अच्छा बोल लेते हैं। हम तो समझते हैं कैसे ही बोल रहे थे, नहीं ऐसे नहीं बोलता है। मैं ये कहने के लिए कहा था कि आप गंभीर विषय उठाते रहे, लेकिन आज मैं यही कहूंगा, एक टीवी देख रहा था, वहां एक लाइन आई कि जीवन या जीविका, दो में से एक ही चुनना पड़ेगा आज की तारीख में।
और जी उस चीज को लोगों को समझना तो पड़ेगा। सरकार भले लॉकडाउन खोल दे, लेकिन जीवन और जीविका में से एक को चुन करके अपने दिमाग से चले। चंद्रकला जी अभी विदेश यात्रा स्थगित करें, कला को दिखाने का बहुत मौका मिलेगा। और जितने लोग हैं, और मैं तो कभी कभी आ जाता हूँ कि आपके माध्यम से लोगों तक मैं भी थोड़ा बहुत पहुंच जाता हूँ, और खास बात तो आप ही करते हो माय डियर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जो आदमी राष्ट्रपति के सामने अपनी बात रख दिया है वो हमारे सामने रख रहा है, तो कितनी खुशी की बात है, आप समझिए ना भाई। ये आपका मैंने व्यक्तिगत अभी अपना फैसला है। भैया, ये चंद्रकला करीना कपूर की बहुत खास है। करीना कपूर इंडस्ट्री की और सिनेमा में बहुत बड़ा गाती हूँ, स्टेज शो कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि जिस चंद्रकला आंख जी से आपका आपने बराबर करीना सुनती कपूर को हैं। देखा है। हाँ नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ, बोले। चंद्रकला जी को मैं जानता नहीं, लेकिन आपके माध्यम से बहुत कुछ जान गया उनके बारे में, तो उनका भी स्वागत है। और अपनी बात रख लेती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, थैंक यू। आप चंद्रकला और जी को लोगों मैंने कहा कि आप जिस आंख से करीना कपूर को देखे उसे मेरे को देख रही है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत सही, थैंक यू। आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। ओके, नमस्कार 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 नमस्कार। नमस्कार। राजेश त्रिपाठी, हाँ बाबू, शुभ आशीर्वाद। कैसे हो बाबू? बीपी भाई को भी। वीडियो बड़ा हो रहा है मित्रों। आज का विषय था कला क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के समस्याओं पर अपनी बात रखना, क्योंकि मैंने देखा कि राजनीतिक दल, सरकारी प्रवक्ता, सरकारी ऑफिशियल्स, एनजीओ, कोई भी आदमी कला क्षेत्र में काम करने वाले कलाकारों के समस्याओं को एड्रेस नहीं किया, क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में उसी की समस्या उठाई जाती है जिसकी समस्या भुनाई जा सके। चूँकि कलाकार लोग हैं, निष्पक्ष निश्चल लोग होते हैं, परफॉर्म करते हैं, लोगों को आनंदित करते हैं, लोगों को सुकून देते हैं और रोटी कमाते हैं। उन लोगों के समस्या को कोई नहीं उठाता, इसलिए मैं उठाता हूं। और इसकी प्रेरणा मेरे को चंद्रकला जी ने दिया। चंद्रकला जी ने कहा कि आपको लोगों के समस्या उठाते हैं, उनमें कला क्षेत्र के लोगों का भी समस्या उठाना चाहिए। आपके माध्यम से बात जाएगी। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि चंद्रकला जी जैसा बॉलीवुड का सिंगर, जो कि देश विदेश में अपना पर स्टेज परफॉर्म करता है, उस शख्सियत ने अगर मुझको इस लायक समझा है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अंतिम बार एक बार चंद्रकला जी की बात को मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आपसे विदा लूँगा। चंद्रकला जी ने कहा कि मैं नहीं जूटा पा रही हूँ आपके प्रोग्राम में। आप ना कैमरे पर आने का तरीका अगर समझ लीजिएगा ना कल किसी से, तो आइएगा किसी दिन। वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको कैसे बताऊँ कि उसमें क्या होता है। एक्चुअली दो आदमी का नीचे सिंबल होता है, अगर आप उसको दबाएगा ना, दो आदमी का सिंबल होगा, उसको दबाएगा ना, कैमरे का ऑप्शन आ जाएगा। और कैमरे का ऑप्शन आएगा तो वो मेरे को दिख जाएगा कि आप कैमरे पर अनुरोध भेजिए, मैं उसको स्वीकार करूँगा, तभी हो पाता है। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर आप आके कहती तो बहुत। आप वो नीचे देखें ना, एक आदमी जैसा निशान बनाया ना लोगों में, एक स्टार बना हुआ है, एक कैमरे का है, एक स्टार, उसके बगल में एक दो आदमी का सीन है, उसको दबाइए। आप चंद्रकला जी अपने मोबाइल के नीचे देखिए, एक दो आदमी जैसा लगा होगा, उसको दबाइए, वहां पर कैमरे का ऑप्शन आता है, ठीक है ना। चंद्रकला जी अभी तक नहीं दिख रहा है आपका कैमरा पर, आपने अनुरोध भेजा नहीं है। एनीवे, कोई दिक्कत नहीं, तकनीकी प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज का समस्या था कला क्षेत्र में काम करने वाले कलाकारों की समस्या, जिनको वोट बैंक ना होने की वजह से कोई नहीं उठा रहा था। इसीलिए जिसका कोई नहीं है उसका तो हम है यारो। हम सबको नज़रों में बसाए रहेंगे। आप सबके दुआ शुभकामनाओं के साथ कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। और आप सबको सादर प्रणाम। अंत में निर्मल भैया ने कुछ चंद्रकला जी को लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि पढ़ दूँ। चंद्रकला जी, ये आदरणीय निर्मल सिंह जी हैं। निर्मल सिंह जी के विषय में आपको बताऊं कि निर्मल सिंह जी वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आपने 1857 के क्रांतिवीरों पर पिछले 23-24 साल से दिल्ली और अलग अलग स्थानों पर अपना कार्यक्रम किए हैं। एक छोटा सा उदाहरण है कि आपने भारत के राष्ट्रपति भवन में भी वीर कुंवर सिंह का झंडा फहराया है। देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा के अंदर जीबी मौलंकर हाल में आपने कार्यक्रम फैलाया का झंडा फहराया है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री तक
इनके कार्यक्रम में आते रहे हैं। ऐसे मेरे बड़े भाई निर्मल सिंह जी ने चंद्रकला जी के लिए जो लिखा है मैं वो पढ़ रहा हूँ। ये बताना इसलिए था कि चंद्रकला जी आपके तारीफ में लिखा किसने है ये जान लीजिए, वो है निर्मल सिंह जी। निर्मल सिंह जी चंद्रकला जी को राइट एक कमेंट के बगल में स्माइली है, उसके बगल में 2 व्यक्ति, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि स्माइली राइट कमेंट के बगल में 2 व्यक्ति, उसको दबाइए ना। कल आपसे आने की कोशिश करूंगी। जी आइए, आपका स्वागत है। प्रांजल भैया ने निर्मल भैया को प्रणाम बोला है। निर्मल भैया, प्रांजल सिंह जी आपको प्रणाम बोला है। एनीवे, आप सबसे विदा लेते हैं। हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। सब सबको, सभी सज्जनों को शायद प्रणाम।